कंट्रोवर्शियल आंसर है, मैं SIP के अगेंस्ट हूँ। अब यू कांट कंपाउंड लाइक वॉरेन बफे। 47 48 में मैंने इसलिए रिटायरमेंट ले ली थी बिकॉज मेरा पैसिव कैश फ्लो इतना हो गया था कि उससे मेरा घर चल रहा था। मुझे लग रहा है आपका इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग ओपिनियन होने वाला है। अंडर व्हाट केसेस डू यू थिंक कि इंसान को घर खरीदना चाहिए? सबसे बढ़िया लोन होता है होम लोन, और सबसे पहले लोग प्रीपे उसी को करते हैं। लाइक यू सेड कि प्रीपे भी मत करो। आई विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दिस आल्सो। एंड में 20 साल बाद म्यूचुअल फंड आपको कॉर्पस जितना आपने डालता है उससे ज़्यादा बचा के दे देगा। होम लोन भी प्रीपे। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट टू सेव गोइंग इन 2026 में पैसा बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इट विल बी अ क्रेजी ईयर। कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है कि आर यू गोइंग टू बी एबल टू अर्न फ्रॉम योर जॉब टुमारो। एक आएगा जब आपके पास में एक्टिव सैलरी या एक्टिव इनकम नहीं है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द नेटवर्थ शो। मेरा नाम है शगुन और आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर मनीष जैन, हु इज़ अ 3-time CTO फॉर सम ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स इन द वर्ल्ड एंड एन इन्वेस्टर। आज हम आपके इन्वेस्टिंग के हर बिलीफ को क्वेश्चन करने वाले हैं एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल नो एग्जैक्टली हाउ टू प्लान योर फाइनेंसेस इन 2026। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। सो वील स्टार्ट विद यू, योर जर्नी। आपने मेंशन किया था दैट यू achieved your Firewire number, you retired, and now you're back to work. So now you tell me, what's your current status? What all are you up to right now? Fire was always a dream or goal for me. Continuous time fashion है Fire का. Thought was always, पहले मैंने 45 सोचा था, 45 तक रिटायर होना है. जी. Retire means financial retire, कि उसके बाद पैसे के लिए काम नहीं करना. I was very clear, Fire वगैरह के वर्ड तो बाद में आए, कि 45 की एज तक जितना कमाना है कमा लिया, फिर पैसे के लिए काम नहीं करना. Somehow 45 तक नहीं हुआ, then I thought 48 के आसपास, then I said 47-48 पे कि लगा कि भाई I can hang my boots. But somehow उसके बाद एक साल देखा, वाइफ भी उसी टाइम रिटायर हुई थी. घर में दोनों मिलके अच्छे से लॉन्ड्री कर रहे हैं, अच्छे से खाना बना रहे हैं. Everything in the house was good, सब कुछ ठीक है. But then लगा 25 साल काम कर रहे हैं. For me it was 30 years. 30 साल काम करने के बाद में मतलब what are we doing with the talent? तो उसके बाद लगा कि काम पैसे के लिए करना जरूरी नहीं है, बट वाई लेट योर टैलेंट गो टू वेस्ट. तब लगा कुछ चीज़ दोबारा से शुरू करते हैं जी. तो फिर कुछ चीज़ें रिज्यूम करी. इस टाइम में 2-3 चीज़ें करता हूँ मैं. लिटिल साउंड की क्या, इट विल साउंड क्रेजी, बट मैं रिटायरमेंट के बाद आजकल 15-16 घंटे काम करता हूँ दिन में. नॉट फॉर अ जॉब पर से, बट जैसे सुबह 9 बजे मार्केट्स खुल जाते हैं, MCX खुल जाता है, फिर स्टॉक मार्केट खुलते हैं, 5-6 घंटे उसमें जाते हैं. Then I work for an American company as a consultant. Okay. मैंने लाइफ शुरू की थी 95 में एज अ डेवलपर. देन आई बिकेम अ CXO ओवर टाइम. 3 जॉब्स में CTO रहा, डिलीवरी हेड सब कर लिया. डन दैट, ट्राइड दैट, सब कुछ. उसके बाद में गॉट डन विद इट. नहीं, दिस इज टू मच प्रेशर, टू मच स्ट्रेस. स्पेशली इंडिया में इफ यू आर नॉट अ फाउंडर CTO, कोई फायदा नहीं है. टू मच प्रेशर विद लिटरली नो गेन्स. वो सब छोड़ दिया. अभी मैं फिर से डेवलपमेंट करता हूँ. आजकल हॉट टेक्नोलॉजी AI है. AI डेवलपर हूँ, AI में रिसर्च करता हूँ. तो दिन में 5-7 घंटे 8 घंटे एक अमेरिकन कंपनी है, एक लार्ज फाइनेंशियल कंपनी, उसके लिए डेवलपर का काम करता हूँ. 15-16 घंटे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता. आई स्टिल स्लीप हार्डली 5-6 आवर्स इन अ डे. इससे ज़्यादा की मुझे ज़रूरत नहीं लगती. लाइफ बढ़िया है. नॉट वर्किंग फॉर मनी, मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट. Long answer to your question, but this is how life is. I work from home. किसी ऑफिस नहीं जाता. मैं कोई कैलेंडर फॉलो नहीं करता. कभी कभी ऑफिस की मीटिंग मुझे आती है तो गुस्सा हो जाते हैं, which is okay. या फिर फ़ोन करके बुला लेते हैं. बट आई लिव माई लाइफ एट माई टर्म्स. लाइफ ऐसी चल रही है एंड होपफुली ऐसी ही चलनी चाहिए. आई डोंट वॉन्ट टू रिटायर एट 50-60 नाउ. इंजॉय करो, चलते रहो. बहुत ही डिफरेंट है देन मोस्ट रिटायरीज आई नो हु लाइक टू एंजॉय एंड रिलैक्स. सो यू क्लियरली लाइक टू कीप बिजी, विच मेक सेंस. आई थिंक आप फाइनेंस एंड टेक दोनों में ही यू आर डीप in both of those spaces. So I'm assuming कि आपको कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में पहले पता चल गया होगा early on in your life. So what has your personal finance journey been? When did the first crore come in? When did the first financial milestones happen? And कैसे that journey evolved? Finance actually happened because I ended up into an investment banking company. Okay. एक कंपनी NCR में थी, Headstrong. Okay. So उसमें I joined there and capital markets में ही काम करते थे वो लोग. Then it was acquired by Genpact. तो उनके थ्रू मैंने मॉर्गन स्टैनले में काम किया. वहाँ पे I got fascinated by the idea of finance. Okay. तो वहीं पे मैंने IIM बैंगलोर से पढ़ाई करी. फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एक कोर्स होता है, 18 महीने का कोर्स था. दैट इज इक्वल टू MBA फाइनेंस सेकेंड ईयर, दैट टू स्पेशलाइजिंग इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. वॉल स्ट्रीट पे काम किया. जब 2008 में जब क्राइसिस हुआ था तो मैं वॉल स्ट्रीट पे मॉर्गन स्टैनले और स्मिथ बार्नी के मर्जर का पहला प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा था. साउथ फेरी स्टेशन के ऑफिस में बैठ के. वहाँ पे 15 घंटे उनके ऑफिस में बैठता था.
सो ऑल दिस हैपेंड हार्डकोर काम करके. सो इट वाज नॉट कि भी मैंने कॉलेज में पढ़ा या कुछ करा, बट आई वाज डीप इनटू इट. उसके बाद में जब आपका एक्सपीरियंस हो गया देन फ्यूचर जॉब वैसे ही होते हैं. तो मैंने उसके बाद में जैसे न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर में काम किया, पेमेंट्स, कलेक्शंस, लिक्विडिटी मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स के अंदर. फिर पुणे में बार्कलेज में काम किया. बार्कलेज में भी सिमिलर प्लेटफॉर्म्स था. जब मैं हैदराबाद गया देन आई वर्क फॉर हेज फंड्स. तो डी शॉ का एक काम है, आरसीजीएम, उसमें काम किया. देन आई यूज्ड टू सर्व माय कंपनीज कस्टमर्स टेक्नोलॉजी साइड से. फिर भारत फाइनेंशियल इंडिया की लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस, सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी उस टाइम पे. उसमें आई जॉइंड एज देयर सीटीओ. वहाँ पे माइक्रो फाइनेंस का फ्लेवर ले लिया. इंश्योरेंस के अलावा पूरी BFSI छान ली है लिटरली. सो लर्नड इट ऑन द जॉब बट डूइंग थिंग्स द हार्ड वे. पर्सनल फाइनेंस की जर्नी मेरी 2007 में स्टार्ट हुई थी, जब मैंने पहली बार अपना डीमैट अकाउंट खोला था. उसके पहले मेरे फादर के फेवरेट इंस्ट्रूमेंट थे NSC, PPF, PF, FD. उन्हीं में पैसा रखता था. ठीक है. बहुत टाइम वेस्ट हो गया इन द सेंस कि 8-9 साल लाइफ के प्राइम उसमें मैंने स्टॉक मार्केट पर टच नहीं किया. बट ठीक है, नो रिग्रेट्स. इट जस्ट आई स्टार्टेड लेट बट देन आई ट्राइड टू मेकअप. जर्नी बिल्कुल एक एक चीज़ गलती कर करके सीखे. बहुत जगह हाथ जलाए हैं, बहुत जगह पैसा जलाया है, बहुत नुकसान उठाए हैं. एंड दैट इज़ प्रॉब्ली द राइट वे टू लर्न इन सम वेज कि सीधा सीधा डिफेंसिव तरीके से पैसा डाल दिया कहीं पे, उसमें आप सीखते नहीं हो. यहाँ पे भी सीखने को मिल गया. गलती आज भी करता हूँ. हाँ, तो वही तो सबसे बड़ी गलती कौन सी रही है आज तक, ये जो आपको याद हो कि यार ये हो गया था? सबसे बड़ी गलती गुड एंड बैड दोनों ही हैं. एक स्टॉक था, मैंने कुछ एक पॉडकास्ट में मेंशन भी किया था. एक स्टॉक मैंने बहुत अर्ली एग्जिट ले लिया था. उसकी क्वांटिटी अल्ट्रा लार्ज थी. मेरे पास में 40,000 स्टॉक्स थे. इंडियन बैंक करके एक बैंक है. 40,000 शेयर से 70 रुपये के दाम पे. आज उसका दाम 800 रुपये है. मैंने 110 या 115 रुपये एग्जिट कर लिया था 40,000 शेयर से. तो एक मिस्टेक वो थी, वो उसमें पैसा कमाया नहीं. नुकसान बहुत बार हुए. बीच में एक बार गलती से मैं ऑप्शंस में निकल गया था FNO में. FNO में ऑप्शन स्पेसिफिकली उसमें काफ़ी नुकसान हो गया था जी. तो वो पूरा साल लिटरली नुकसान रहा. एक्यूमुलेट से फिर छोड़ दिया. दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी. मैं फ्यूचर्स कभी भी खेलता हूँ बट ऑप्शंस बंद कर दिया है. वो एक नुकसान बहुत गंदा था. But it set me back by a couple of years probably. Yeah, but I think अगर आपने वो पहला स्टॉक ना बेचा होता, आपका फायर नंबर काफ़ी जल्दी अचीव हो गया होता. तो बहुत अच्छा हो गया था. मतलब 40,000 इंटू 700 रुपये लगा लीजिए आप. Yeah, a lot of money. So, like I was telling you that I want कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद इंसान को पता होना चाहिए कि 2026 में मुझे अपने पैसे का क्या करना है एंड पैसा कमाना कैसे है. So let's start with that. Just sorry interrupt करूँ. 2026 में पैसा बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा. It will be a crazy year. ओके, सो देन बचाना भी कैसे है, इसके बारे में बात करेंगे. वॉरेन बफेट काफी लोग बोलते हैं कि कमाना तो है ही है, बट डोंट लूज योर मनी, डोंट लूज योर प्रिंसिपल. मतलब उसको भी गार्ड करना इंपॉर्टेंट होता है. तो टेल मी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आई शुड बी लुकिंग एट जब मैं अपना फाइनेंशियल प्लान बना रही हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट है एज. ओके. जैसे एक थोड़ा कॉमेडी क्या बताता हूँ कि आज की तारीख में आप सोशल मीडिया पे जहाँ जाएंगे कंपाउंडिंग की बात होती है. कंपाउंडिंग का सबसे ज़्यादा फायदा तब होगा जब आप लिटरली 21-22 साल की एज में शुरू करेंगे, 25 साल की एज में शुरू करेंगे, जब आप सैलरी ला रहे हैं. उस टाइम पे किसके पास पैसा होता है? ट्रू. आप कंपाउंड तो तब करेंगे जब प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल बचता तब है कब? 35, 40, 45 साल की एज पे जाकर. जब सैलरी बढ़ जाती है तब ईयर्स नहीं बचे. अब जैसे आप कोई भी लेटेस्ट, आपने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट आया था उनका, रामदेव अग्रवाल जी का आया था. उसमें उन्होंने कुछ कंपाउंडिंग की बात की थी. ऐसे ऐसे पैसा डबल 5 का 10 का 20. तो बहुत बढ़िया पॉडकास्ट था वो. तो उसके अंदर ऐसे मैं ये सोच रहा था, मैं अभी शुरू करूंगा तो मैं 2 साइकिल में खत्म हो जाऊंगा. 5 का 10 करूंगा, 10 का 20 करूंगा, इतने में खत्म. 7-8 साइकिल अगर साइकिल लें तो ये कॉमेडी है कि मतलब कंपाउंडिंग वाला पार्ट शुरू तब होता है जब पैसा नहीं होता, और जो जब पैसा होता है तब वो खत्म होने वाला होता है. तो ये एक है. तो एज इंपॉर्टेंट है. आप कितना पैसा उसमें डाल सकते हैं. वन पार्ट इज आपकी कितनी अर्निंग है, और क्या आपको कोई पेरेंटल सपोर्ट या एंसेस्ट्रल सपोर्ट मिल सकता है. मैक्सिमम पेरेंट्स क्या करते हैं, जिनका पैसा होता भी है, वो अपने बच्चों को टुवर्ड्स एंड ऑफ देयर लाइफ देते हैं. तब तक वो अपने कंट्रोल में रखते हैं. बच्चा मांगता है दे देते हैं. शादी में खर्च देंगे, एजुकेशन में खर्च देंगे, गिफ्ट दे देंगे, वो ठीक है. बट वो उनको ज़्यादा पैसा लमसम में नहीं देते. अगर एफ्लुएंट फैमिली है, पेरेंट्स से लेके यू कैन किक स्टार्ट योर लाइफ विद दैट. SWP कर लो उसके ऊपर, या इन्वेस्टमेंट कर लो कि भाई ये पैसा मैंने आज डाल दिया, पेरेंट्स को चाहिए होगा तो वापस दे देना, या उनके लिए आप खर्च देना. टैक्स लॉस ध्यान रखने हैं कि मतलब इट शुड नॉट बी क्लबिंग ऑफ इनकम या ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए. तो CA से पूछ लीजिए अपने. बट हेड स्टार्ट लेना है तो वैसे भी ले सकते हैं आप. दूसरा है कि अगर सैलरी कम है, मैक्सिमम लोगों की सैलरी बहुत नॉमिनल होती है, 10-15 हज़ार 20 हज़ार से सब लोग शुरू करते हैं. उसमें ज़्यादा पैसा बचता नहीं है. मैक्सिमम लोग इनफैक्ट 2-3 साल तो पेरेंट्स से पैसा लेके काम चलाते हैं. उस केस में
सिर्फ मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आप एक बकेट की तरह सोचें, एक टैंक मान लीजिए कि इसमें पैसा एक्यूमुलेट कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए, उसको आप इन्वेस्ट करेंगे, सिर्फ उसमें पैसा इनपुट नहीं जाता। पैसे के भी दो फॉर्म है, एक आपका एक्टिव इनकम है, एक पैसिव इनकम है। उसके अलावा आपकी नॉलेज है, स्किल्स हैं, नॉलेज जो आपने पढ़ा, स्किल जो आपने सीखी, एक्सपीरियंस है। आपने आजकल कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर या गोलगप्पे वाले IT वालों से ज़्यादा कमा रहे हैं। सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है, पर स्किल है, बिक्री है। ट्रू। तो बट स्केलेबल स्किल होनी चाहिए ऑब्वियसली। सो कहने का पॉइंट ये है कि उस टैंक के अंदर आप बाकी चीज़ें इनपुट दीजिए। जैसे एग्जांपल, अगर कैश नहीं डाल पा रहे हैं, नई स्किल एक्वायर कर लीजिए, पॉडकास्ट देखिए, नए यूडेमी पे कोर्स कर लीजिए, कोई कुछ भी तरीके से नॉलेज एक्वायर कर लीजिए, हार्ड स्किल सीख लीजिए। जो भी आपका गोल है या जहाँ आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, या जो मे बी आप IT में काम करो पर करना कुछ और चाहते हो, एक्वायर स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दैट। अपना नॉलेज स्किल बढ़ाते रहिए, जिससे अगला जब मिले सैलरी डबल हो जाए। गो एंड कमांड नॉट डिमांड। 1 साल 1.5 साल 2 साल जो करते रहे। एक जॉब में आपको 7-8 घंटे देने का सैलरी ज़्यादा नहीं है, इसके ऊपर नहीं देने। काफ़ी लोग बोनस के 10-20 हज़ार रुपये साल के लिए 14-15 घंटे काम करते हैं। जी, मत करिए, बेसिक सैलरी है वो, 4 घंटे अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। तनख्वाह तो उतनी आएगी, बोनस 10-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये साल के एंड में थोड़ा कम आ जाएगा, एज लॉन्ग एज कंपनी निकाल नहीं रही है। बट एटलीस्ट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स 100% हाइक मे बी, जहाँ पे आप जेन्युइनली अपनी इनकम को डबल कर पाओगे। तो वो 4-5 घंटे का जो वैल्यू है, दैट यू सी आई थिंक a year or 2 year later। ये लाइन मेरी नहीं है, एक US में मोनीश पबराय हैं जी, जो कि वॉरेन बुफे माने जाते हैं एक तरह से, मिनी वॉरेन बुफे। ये उनकी लाइन है, मैंने उन्हीं से सीखी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। वो ये बोलते हैं कि वो एक जॉब में थे, वो बेसिकली उसमें बैठ के इतना ही काम करते थे, कंपनी निकालेगी नहीं। कंपनी उनको ऑफर करती थी कि भाई और कुछ काम ले लो, बढ़ा दे, सैलरी बढ़ा दो, कहते नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। 18.5 नौकरी छोड़ दी थी। तो पॉइंट वही है कि आप अपनी स्किल बढ़ाते रहिए, बेस बनाते रहिए। मतलब डोंट शॉर्ट चेंज द कंपनी जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे क्या था वो, मून लाइटिंग था, क्या था वो, ऐसा टर्म आया था मून लाइटिंग, वो नहीं करना कि आप इनके लिए भी काम करो, वो गलत है। एथिकल रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, स्किल बढ़ाते रहिए। तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ लेटली, एटलीस्ट इन माई पीयर ग्रुप्स, इज दैट एवरीवन वांट्स टू बाय बेटर। हर किसी को प्रीमियम लग्जरी चीज़ें खरीदनी है। वन ऑफ द वेज दैट वी आर एबल टू डू दैट इज थ्रू EMIs। तो अ बेटर कार, अ बेटर हाउस, नाउ तो आई कैन इवन बाय अ पजामा ऑन EMI। सो देन आई वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई इंसान एक लोन लेना चाह रहा है, विच इज समथिंग दैट मोस्ट यंगस्टर्स गेट इनटू, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू इवन एनालाइज कि क्या मुझे एक लोन लेना चाहिए? हाउ डू यू एनालाइज योर फाइनेंशियल हेल्थ? अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर से पूछेंगे, वो बोलेंगे कि लोन लेना है तो एसेट लीजिए, लाइबिलिटी के लिए मत लीजिए। मैं वो आंसर नहीं दूंगा। सो आई बिलीव इन गुड लाइफ। लाइफ अच्छी होनी चाहिए। आपने एग्जांपल एक्सेल का लिया था, आपकी जो एक्सेल है उसी में एक टैब खोलिए, वर्कशीट बनाइए। उस वर्कशीट में अपनी एक लिस्ट बना लीजिए कि आपके लाइफ में आपके क्या एस्पिरेशंस हैं, आपके फैमिली के, पेरेंट्स, स्पाउस, किड्स, लिस्ट बना लीजिए और उसको रैंक ऑर्डर कर लीजिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में। सब चीज़ तो एक महीने में लेने की ज़रूरत नहीं है। हर महीने एक चेकबॉक्स लगाते जाइए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो लिस्ट नहीं बनाते, उनको सब चीज़ चाहिए। और सब चीज़ें भी बेस्ट ऑफ ऑल द फ्रेंड्स। इस फ्रेंड के पास में आईफोन बढ़िया है, इसका आईफोन चाहिए, इसका मैकबुक अच्छा है, इसका मैकबुक चाहिए, इसके पास में एक रनिंग वॉच है तो मुझे रनिंग वॉच भी चाहिए, इसका जूता अच्छा है, ये जूता चाहिए। सबका क्यूमुलेटिव चाहिए। Exactly. वो तो होने वाला नहीं है, फिर तो आपकी सिर्फ किस्त बढ़ेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोन ले सकते हैं, EMI भी ले सकते हैं। मैं कहता हूँ कि फ्यूचर मनी मत स्पेंड करिए कोशिश करके। EMI जरूरी नहीं है EMI को लोन से एसोसिएट किया जाए। जैसे काफ़ी बार क्या होता है, अगर आप EMI पे लेते हैं तो 0% EMI है, तो फिर सारा पैसा क्यों देना है, 12 महीने देते रहो। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट एटलीस्ट 2 होने चाहिए। एक एक्सपेंडिचर अकाउंट होना चाहिए जहाँ आपकी सैलरी भी आती है, जहाँ से आप क्रेडिट कार्ड के बिल देते हो। अगर आपने 1 लाख रुपए का फ़ोन लेना है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसको हर 4 साल 5 साल बाद बदलिए। हर रोज, हर दूसरे दिन, दूसरे साल क्यों बदलना है। मेरा फ़ोन कोई भी 4-5 साल से कम नहीं चलता। मैं भी आईफोन यूज़ करता हूँ, भी प्रो यूज़ करता हूँ। मतलब आई बिलीव इन गुड लाइफ, मुझे चाहिए तो चाहिए, बट वो 4 साल 5 साल चलता है, उससे बार बार नहीं चेंज करता हूँ। मेरे पास आज भी आई एम नियरिंग 50, मेरे पास आज भी लैपटॉप नहीं है। मेरे दोनों बच्चों के पास मैकबुक है, मेरे पास नहीं है। तो जो चीज़ नहीं चाहिए उस पर जबरदस्ती क्यों खर्चना है। राइट। तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में एक मैकबुक पड़ी है, पर नीचे पड़ी है, अभी नहीं चाहिए। पैसा होगा, प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आएगी तब ले लूँगा। उसके ऊपर हाई प्रायोरिटी आइटम्स हैं। एक्सेल के अंदर रैंक ऑर्डर करिए, एक्सपेंसेस डाल दिए, कितना बजट है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर आप पैसिव इनकम या सेकंड इनकम मोड में आ चुके हैं या आना चाहते हैं, तो पैसिव इनकम से कमाइए।
25,000 का आइटम लेना है, मान लीजिए कोई अच्छी घड़ी लेनी है, एप्पल वॉच की बात नहीं कर रहा, वो तो 50-60 हज़ार की आएगी, बट 25-30 हज़ार की घड़ी लेनी है तो पैसिव इनकम से निकालिए, कोई और ऐसा स्टेंट करिए, ट्रेड लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे अगर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट डाला, 25% बढ़ गया 1 साल में, 1.25 साल में, या कोई अच्छी ट्रेड मिल गई 2 दिन 3 दिन में बढ़ गया, उस पैसे से ले लीजिए। ठीक है। एंड अगर तो आई वॉज स्टूपिड एंड मैंने लोन ले लिया, अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीपेमेंट ऑफ लोन वाला पार्ट। मोर इम्पॉर्टेंटली, मैं अपना लोन को कैसे रीपे करूँ विदाउट एक्चुअली हैम्परिंग मेरा जो भी वेल्थ क्रिएशन जर्नी है। तो अगर मैं इन्वेस्ट भी कर रही हूँ, लोन भी रीपे कर रही हूँ, उन दोनों का बैलेंस बनाने का क्या तरीका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज लोग उसमें डिफरेंस समझते ही नहीं, गलत लोन को कैरी करते हैं, सही लोन को प्रीपे करते हैं। लोन 2-3 तरह के रहेंगे। जैसे क्रेडिट कार्ड लोन सबसे एक्सपेंसिव होता है। क्रेडिट कार्ड इज नॉट मेंट फॉर बोरोइंग। क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहती है आप बोरो करो, 40% ब्याज लेते हैं वो गलत है। मतलब उसका तरीका है कि 40,000 रुपये का मान लीजिए बिल आया है, लोग कहते हैं कि आप सिर्फ 500 रुपये पे कर दीजिए और अगले साल, अगले महीने या 3 महीने 42,000 43,000 या उसकी किस्तें बना देंगे 15,000 की 3। आपने 40,000 पे 5,000 रुपये ब्याज दे दिया या 8,000 रुपये ब्याज दे दिया, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग उसमें क्वांटम में टक जाते हैं कि मैंने तो सिर्फ 5,000 की तो बात है, वो हैबिट बन जाती है। वही क्रेडिट कंपनी वही चाहती है, वो लोन ही गलत है। पहले तो क्रेडिट कार्ड इज नॉट मेंट फॉर लोन। मतलब एज एन इंडिविजुअल मेरे लिए अच्छा नहीं है, कंपनी के लिए अच्छा है। तो उस लोन को तो हाथ के हाथ ही चुकाना है। दैट शुड नॉट बी अनलेस की इमरजेंसी है। वाले खर्चे आप करिए, क्रेडिट कार्ड पे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट इकट्ठा करना है, कैशबैक लेना है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट उसको लोन नहीं लेना है। वो क्रेडिट कार्ड सबसे पहले चुका दीजिए। उसके बाद में लोन होते हैं, जैसे गाड़ी की ईएमआई है, वो अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं गाड़ी तो ठीक है, ईएमआई पे ले लीजिए। गाड़ी होनी चाहिए, सेफ्टी के लिए जरूरी है। बाइक 2 व्हीलर अच्छे नहीं है सिटीज़ में, स्पेशली कार होनी चाहिए। 10 लाख के ऊपर की गाड़ी ईएमआई पे लेनी है तो मैं कहता हूँ मत लीजिए। जरूरी है कि बड़ी गाड़ी या एसयूवी होनी चाहिए। अगर आपकी कैश डाउन नहीं ले सकते हैं तो आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। अगर कैश डाउन ले सकते हैं फिर भी ईएमआई ले रहे हैं, देन इट इज स्टिल ओके। अगर आप उस पैसे से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, मान लीजिए आपको कार लोन 10% में मिल रहा है और आप कहीं से 13-14% बना सकते हैं, तो उस पैसे को कैश डाउन मत खर्चिए, तो ईएमआई चलने दीजिए और ईएमआई को प्रीपे भी मत करिए, चलने दीजिए। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग एंड तक ले जाइए, एज लॉन्ग एज आप उस पर पैसा बना रहे हैं। सबसे बढ़िया लोन होता है होम लोन, और सबसे पहले लोग प्रीपे उसी को करते हैं। हाँ, आई वाज एक्चुअली गोइंग टू कम टू दैट बिकॉज लाइक यू सेड कि प्रीपे भी मत करो, तो मैं आई विल आस्क यू क्वेश्चन अबाउट दिस आल्सो कि व्हाई टू नॉट प्रीपे योर लोन्स। लाइफ में सब सेकंड चीपेस्ट लोन होता है होम लोन। आई विल कम टू फर्स्ट आल्सो। सेकंड चीपेस्ट होम लोन होता है। और जब आप रिटायर होते हैं, मैं एग्जांपल, मैं कंसल्टेंट हूँ, मेरे को लोन नहीं मिलेगा, मेरे पास सैलरी स्लिप नहीं है, वाइफ भी रिटायर्ड है, वो लोन में दोबारा मिलेगा नहीं। अगर आप वर्किंग है, आपकी 2-2.5 लाख की सैलरी है, तो आप उस पर आराम से 1-1.5 करोड़ का लोन ले सकते हो जी। रफली आज की तारीख में 8-8.5% ब्याज आ चुके हैं। इससे सस्ता कौन सा लोन होता है? एक होता है, बताता हूँ उस पर वो अगर मौका लगा है तो उठा लो। ठीक है, अपनी जेब से जितना कम पैसा डाउन पेमेंट में देना उतना दीजिए और घर ले लीजिए, प्रीपे मत करिए। मैंने इसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग करी है। अगर आप 12-13% CAGR पे अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, मैं ज़्यादा कुछ अनरियलिस्टिक नहीं है, हाँ, एंड मैं ओवर 20 ईयर्स की बात करूँ, जो तो होम लोन की ड्यूरेशन होती है जी, तो 2-3 साल खराब हो सकते हैं बीच में, आराम से एंड में पैसा बच जाएगा। पैसा आप डाल दीजिए म्यूचुअल फंड में, उससे SWP बना लीजिए, उस SWP से EMI देते रहिए। राइट, एंड में 20 साल बाद म्यूचुअल फंड आपको कॉर्पस जितना आपने डाला था उससे ज़्यादा बचा के दे देगा, होम लोन भी प्रीपे हो जाएगा। एक्सेल में मॉडलिंग कर लीजिए, मैंने अपने वीडियो में एक्सेल लगा के छोड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये मॉडल चलता है। 12-13% CAGR, ज़्यादा भी आ सकता है अगर इफ़ द स्टॉक मार्केट इज इन बुल, उससे ज़्यादा भी आ जाएगा। ठीक है। जो सबसे चीपेस्ट लोन होता है वो है एजुकेशन लोन। स्पेशली कॉलेजेस में अगर आपका बच्चा जा रहा है, आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने कर लिया, आज की तारीख में किसी भी अच्छे कॉलेज में 10 लाख रुपए के आसपास पर साल एक्सपेंस है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, वहाँ थोड़ा कम है, वहाँ पे भी पहले से बहुत बढ़ गया है जी। मतलब मैंने तो पूरी पढ़ाई अपनी BSc और MCA शायद 10,000 रुपये में टोटल 5 साल पढ़ाई कर ली थी। अब तो नहीं होगा सर, उतना तो अब नहीं है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट लो, अभी 10 लाख रुपए साल का इजीली लग जाता है, इंक्लूडिंग IIT IIM या जो सरकारी कॉलेज है उनमें भी लग जाता है। तो अगर आपने पैसा इकट्ठा भी कर रखा है तो वो फीस के अगेंस्ट इजीली लोन मिल जाता है। लोन टिपिकली उसमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है जब तक बच्चा का नौकरी पे ना लग जाए, बाद में उसकी EMI शुरू हो जाती है।
अगर आप अच्छे से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, बैंक्स आपको टिपिकली उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी का लगू के 6.5-7% तक पे दे देती है कई बार। थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर आपकी डील अच्छी मिल गई आपको, तो इतना सस्ता लोन मिलेगा कि आपको कोई मतलब ही नहीं है कि आप अपनी जेब से पैसा एजुकेशन में दे रहे हैं। दिस वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑल्सो रियल एस्टेट, मुझे लग रहा है आपका इसके ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग ओपिनियन होने वाला है। अंडर व्हाट केसेस डू यू थिंक कि इंसान को घर खरीदना चाहिए, कंसिडरिंग देयर फाइनेंशियल हेल्थ? घर खरीदना चाहिए, बिल्कुल, मेरे को कोई दो राय ही नहीं है। अपने घर में रहना चाहिए। आपके घर की पीक रिक्वायरमेंट कैपेसिटी वाइज, जब आपको घर सबसे ज़्यादा साइज बड़ा चाहिए, वो है रफली एज 40-45 के आसपास। जब बच्चों की ग्रोइंग एज है, बच्चे टीनेजर्स हैं, हो सकता है पेरेंट्स साथ में रह रहे हो, उसके बाद में बच्चे कॉलेज जाएंगे, पेरेंट्स एक एक करके दे गो एंड मीट देयर डेस्टिनी। मेरे 4 में से 3 पेरेंट बिफोर द एज ऑफ 50 दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट फॉर हेवन। तो उस पर्सपेक्टिव से बोलूँगा कि घर 50 के आसपास टिपिकली लोग बढ़ा लेते हैं जी। जैसे मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, उन लोगों ने बहुत बढ़िया घर लिया है। मैं गया नहीं हूँ, बट उन्होंने फ़ोटो देखा, बहुत बढ़िया घर है। बट वो घर उन्होंने तब लिया जब उनका किड ऑलरेडी कॉलेज जा चुका है। हस्बैंड वाइफ रहते हैं, बच्चा जा चुका है पढ़ने, उसके बाद वो कहीं और नौकरी करेगा, आता जाता रहेगा। अब उस स्टेज पे 4 बेडरूम घर का क्या करना है? पैसा ब्लॉक हो गया। वेरी ट्रू। अब पैंडेमिक टाइम पे मेरे दोनों बच्चे स्टडी फ्रॉम होम थे, मैं और भाई वर्किंग फ्रॉम होम थे जी। 4 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम घर थे। मैंने लिटरली शू रैक के ऊपर ऑफिस का लैपटॉप रख के कॉल्स लिए हैं, घर के बाहर खड़े होके। नहीं था घर, रूम एक्स्ट्रा, 3 बेडरूम घर था, सोचा नहीं था ऐसे जरूरत पड़ेगी। अब मदर साथ रहती हैं, तो हम लोगों ने घर के पास में एक घर रेंट कर लिया है, नेक्स्ट डोर बाई चांस मिल गया था। तो मदर फादर की डेथ के बाद में शी मूव टू हैदराबाद। साइज छोटा बड़ा था, नेक्स्ट डोर घर बाई चांस हमें किराए पे मिल गया। खरीदा नहीं है, किराए पे लिया है, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज आई थिंक आपकी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो एनीवेज फुलफिल हो रही है विद द हाउस यू ऑलरेडी हैव, राइट। तो अननेसेसरी उसमें इन्वेस्ट करने का, पैसा डालने का जो लॉजिक है। अब जैसे अब मैं हैदराबाद रियल एस्टेट की बात करूं, तो अभी जैसे एग्जांपल के लिए बोलूं कि करीब 3 बेडरूम घर 2-2.5 करोड़ का है। इसके ऊपर जाऊं तो रफली 4-4.5 करोड़ हो जाता है सडनली। टिकट साइज बढ़ जाता है, बिकॉज तो घर ही बड़ा हो जाता है, सिर्फ रूम नहीं बढ़ता। तो अगर मैं एस्पायर करके बड़ा घर ले लूँ, मेरी एक बेटी ऑलरेडी बैचलर्स कर चुकी है, वो मास्टर्स कर रही है, दूसरी 1-1.5 साल में कॉलेज चली जाएगी। मैं 4 बेडरूम घर में मम्मी हैं, ठीक है, मैं क्या करूँगा? Exactly. मतलब उसके लिए मैं 2 करोड़ रुपए अपने रिजर्व में से निकाल के एक बिल्डर को दे दूँ? कोई लॉजिक ही नहीं है। घर चाहिए, अपना होना चाहिए। किराए घर में कील लगाने में भी डर लगता है, मकान मालिक आ जाएगा कि क्या कर दिया आपने, बल्ब नहीं लगा सकते अपनी मर्जी का। घर अपना चाहिए, बट उसका एक साइड इफेक्ट क्या है? जब आप अर्ली इन लाइफ ले ले, तो आजकल एक ट्रेंड है 4-5 साल की एज तक, मतलब इंडस्ट्री एज तक घर हो जाना चाहिए, 1-2 बेडरूम तो ले ही लो। Exactly. और लोग उसको एज एन इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं टिपिकली, कि एक अपना घर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। नहीं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। होता क्या है उसमें कि जब आप अपना घर में रह रहे हैं, तो उसकी EMI, आप 2 बेडरूम भी लेंगे आज की तारीख में 1.5 करोड़ का तो आराम से हो गया। तो 1.5 करोड़ के घर की में आपने आपको डाउन पेमेंट 20-30 लाख दे भी दी, तो 1 लाख रुपए की तो EMI जा रही है। अब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग भी हैं, 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मान लीजिए, 1 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट कम हो गई। वही घर किराए पे 20-30 हज़ार का है, 40 का हो जाएगा, 60 हज़ार तब भी बच गया। तो इनिशियल जब हम कंपाउंडिंग से आप रिलेट करिए, अब इनिशियल से मैं बोल रहा कि पैसा नहीं होता, इसीलिए नहीं होता। EMI जा रही है, आप किसी और को रिच बना रहे हैं, आपकी अपनी कंपाउंडिंग शुरू नहीं हो रही, क्योंकि आपने घर कर लिया। पैसा है तो ले लीजिए, पर उधार लेके इतना ज़्यादा बड़ा मत लीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट एपेटाइट अगले 5-7 साल के लिए किल हो जाए। Exactly. वो आप अपने फ्यूचर का ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल, राइट। स्पेशली अगर आप वो पीयर प्रेशर में आके कर रहे हैं। होता क्या है, आपके सर्कल में कई लोग आपसे थोड़े सीनियर होंगे, कुछ की सैलरी ज़्यादा होगी, उसका कोई आपसे अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, उनकी सैलरी आपसे डेफिनेटली ज़्यादा होंगी। अब वो बढ़िया घर में रह रहे हैं, आपका उतना नहीं है, आप पीयर प्रेशर में आके उनके बराबर ले लेते हैं जी, वो गलत है। बिल्कुल। सो वही जो आपने बताया कि आपकी एपेटाइट कितनी है, उसके हिसाब से यू शुड बी टेकिंग ऑल ऑफ दीज डिसीजंस। एंड आई फील लाइक कि जो एपेटाइट है विल बी डिफरेंट जब आप 20 साल के हो, जब आप 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो। नाउ जनरली मैंने आज दिस क्वेश्चन मैं हमेशा एक 25-year-old बच्चे के लिए पूछती हूँ, बट फ्रॉम यू आई वांट टू स्लाइटली चेंज इट। आपके हिसाब से हाउ शुड अ पर्सन इन्वेस्ट वर्सेस सेव वर्सेस स्पेंड जब वो अपने लेट्स से 30s में हो वर्सेस 40s में हो एंड वर्सेस 50s में हो? तो तीनों लोगों के लिए 3 डिफरेंट केस स्टडीज हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? 30s में आपकी इनकम काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप एक रीजनली सक्सेसफुल पर्सन है,
30s में आपकी इनकम सिग्निफिकेंटली हायर होती है, से 25-26 से 4-5 साल का एक्सपीरियंस एकदम से जंप मिलता है जी। उस टाइम पे आपको इन्वेस्टमेंट्स अपनी मैक्सिमम करनी है। Okay. उस टाइम पे मैक्सिमम लोग पर लाइबिलिटीज में पड़ते हैं। दूसरी गाड़ी आ जाएगी, दूसरी गाड़ी एसयूवी आ जाएगी। गलत नहीं है, शौक बुरा नहीं है, बट इफ दैट इज द ओनली मनी यू हैव और है ही नहीं, तो फिर अगेन आप अपने हाथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो 30 साल की उम्र में आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि 40-45 की एज में आपके एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा होंगे। राइट। एक किसी भी इंसान के एक्सपेंसेस आप एक्स्ट्रापोलेट कर लीजिए, एक्सेल में ही बना लीजिए। एक्सेल का एक टैब होता है एक्सपेंसेस का, आप उसमें डालते जाइए। कि जैसे बच्चे 11th-12th में आते हैं, उसमें फीस ज़्यादा होती है, कोचिंग कराएंगे IIT वाईटी के लिए, या कॉलेज में एडमिशन कराएंगे, मेडिकल एक्सपेंसिव रहेंगे, पेरेंट्स साथ रहने लगेंगे। तो इस तरह से करते करते फिर घर के टिपिकली अपग्रेड हो जाते हैं, जो आपने 10 साल पहले संभाल लिया होगा, अपग्रेड सोफे वोफे चेंज होंगे। मैंने एक्सेल करके देखा है 40-45 के आसपास आपके एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। उस टाइम तक आपकी पैसिव इनकम थोड़ी शुरू हो जानी चाहिए। वो तब होगी जब आप 30 के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अगर बच्चों को आपने 40-45 की एज में कॉलेज भेजना है, तो इन्वेस्टमेंट तो आप 30 तक शुरू करेंगे ना। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें काफ़ी लोग ना इग्नोर करते हैं, बिकॉज एस्पिरेशंस हाई होते हैं, पीयर प्रेशर रियल है, तो खर्चा चलता रहता है, लोग जब आएगा तब देख लेंगे, उस मोड में रहते हैं। और जब नहीं आता है तो प्रेशर एक्स्ट्रॉर्डिनरी आता है। इसीलिए आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम जो FNO क्रिप्टो में जो लोग पैसा लूज कर रहे हैं, वो आपको अर्ली 40s वाले मिलेंगे, या तो 20s में मिलेंगे जिनको बिल्कुल क्विक मनी चाहिए कि भाई 10,000 जीरो और हीरो, 10,000 डाल रहे हैं तो 1 लाख आएगा, आईफोन आ जाएगा, वरना 10,000 गया। या तो वो मिलेंगे जो 40 के एज पे थोड़े डेस्परेट हो रहे हैं। राइट। तो वो एक पैटर्न समझना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि भी किस एज में पैसा इन्वेस्ट करना है। आई थिंक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, देन 40s एंड 50s वाले में अगर आपको एक्सपेंडिचर, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वाला जो मिक्स है, वो एक स्टडी जोन है। उसमें अगर आपकी इनकम सरप्लस हो गई है तो अच्छा है, तो आप इन्वेस्ट करते रहिए। प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे लोग सेकंड हाउस, सेकंड कार, अपग्रेड ऑफ हाउस में लग जाते हैं। दैट इज़ द अपग्रेड डिकेड। हर चीज़ बेटर, हर टीवी बड़ा चाहिए, इंटरनेशनल वेकेशन चाहिए। अगेन मैं कह रहा हूँ ये सब गलत नहीं है, बट अगर उसके बाद आपके पास बचा नहीं है पैसा आगे के प्लान करने, बिकॉज आप ये मान के चलिए आजकल मिड लाइफ क्राइसिस आपने सुना होगा बहुत। मिड लाइफ क्राइसिस रियल है। अभी आपने टेक जॉब्स की छटनी हो रही है, सुना होगा जी। जितने लोगों के महीने के 3-4 लाख के एक्सपेंसेस थे, ऑब्वियसली अपनी कंपनी के लिए भी एक्सपेंसिव थे, वो उनकी छटनी हो रही है मिडिल लेवल पे। अब सडनली क्या होगा? अगर आपने सेविंग नहीं करी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, तो एक पैनिक आएगा। बिल्कुल। इसलिए 40-45 में आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां भी मिलेंगी इस टाइम पे। प्रेशर रियल है, बिल्कुल। मतलब यू कैन एक्चुअली इमेजिन कि वो पर्सन किस स्टेट से निकल रहा है। या फॉर श्योर। तो पैसिव इनकम स्ट्रीम अब आपने मेंशन कर दिया, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपके हिसाब से व्हेन अ पर्सन इज स्टार्टिंग देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी, कौन से एवेन्यूज़ है जहाँ पे उन्हें घुसना चाहिए टू स्टार्ट देयर पैसिव इनकम वाला प्रोसेस, एंड व्हाट लाइक क्या आपने कभी कोई रोड मैप बनाया, क्योंकि दिस इज स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कैन वी नाउ टॉक अबाउट दैट? रोड मैप ये चेंज हुए हैं ऑफ लेट। एक इंस्ट्रूमेंट है बॉन्ड, जो कि इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। इसमें मैं RBI को कमेंट करूँगा। पहले आज से 3 साल पहले रफली 10 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगती थी बॉन्ड मार्केट में आने के लिए। उन्होंने पहले उस लिमिट को 1 लाख किया, अभी 10,000 ले आए हैं। मतलब आप डेट ले सकते हैं, FD जैसे डेट है। तो डेट मतलब कि मेरे लिए भले ही वो एसेट हो, किसी और के लिए डेट है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट जो हैं, जो NBFC बॉन्ड फॉर एग्जांपल, वो 10-11-12% तक इंटरेस्ट देते हैं, बट वो रिस्की होते हैं। FD में भी रिस्क होता है, 5 लाख के ऊपर तो RBI गारंटी नहीं देता है, बट रिस्क बहुत मॉडरेट होता है। ट्रिपल रेटेड बॉन्ड्स में 7-8%, 9% मिलता है, पर वो सेफ ज़्यादा होते हैं। तो ये बॉन्ड्स अब अवेलेबल हैं। बॉन्ड से पहले, सबसे पहले मैं बोलूँगा, जैसे आपने 25 का एग्जाम्पल लिया था, दैट इज टिपिकली व्हेन पीपल स्टार्ट करियर। FD सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। इस साल से 12 लाख की लिमिट है, 12 लाख की टोटल इनकम तक तो आपको 0 टैक्स देना है। लाख रुपए महीना सैलरी प्लस FD इनकम 1 लाख नहीं पहुंची तो आपका टैक्स 0 है। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, दोनों की अलग अलग लिमिट है। FD से स्टार्ट करना सबसे आसान होता है, बिकॉज उसमें रिस्क मिनिमम है और अप्रोचेबल, हर किसी का बैंक अकाउंट है, उसमें आप ऑनलाइन अपनी मोबाइल ऐप से FD खोल सकते हैं। ठीक है। FD का वेरिएंट होता है RD। RD से पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हर महीने के लिए बैंक को बोल दीजिए हर महीने 5,000 रुपये ले और RD में डाल दे। ठीक है। सेम रेट मिलता है FD के।
अगर आपने 5,000 रुपये की आरडी खोली है तो 60,000 रुपये प्रिंसिपल हो गया, थोड़ा इंटरेस्ट लगा लोगे 63, 64, 65,000 आप साल के एंड में मिल जाएगा। उसको आप उठा के म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं, इक्विटी में लगा सकते हैं, फ़ोन भी खरीद सकते हैं, तो पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ये सबसे आसान तरीके हैं फॉर समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो एंड स्क्रैच। उसके बाद में आता है म्यूचुअल फंड, जो आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं है। म्यूचुअल फंड में बहुत वैरायटी है, मैं एडवाइजरी मोड में नहीं जाऊँगा कौन सा बेटर है, नहीं मैं क्वालिफाइड एडवाइज़र हूँ, बट कहीं से भी आपको लिस्ट मिल जाएगी कौन से अच्छे फंड्स हैं। डिपेंड करता है आपको हराइजन के, आपको पैसा कब चाहिए, 1 साल में चाहिए, 5 साल में चाहिए, 10 साल में चाहिए, उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड डालिए। 1 साल में चाहिए तो अग्रेसिव फंड में मत डालिए, बिकॉज हो सकता है मार्केट डाउन हो, तब डिफेंसिव में डालिए। डिफेंसिव में 8-9% टिपिकली रिटर्न आता है, अग्रेसिव में 20, 25, 30 भी आ सकता है इन अ डिफाइंड पीरियड। ऐसा नहीं कि 20 साल तक आएगा। फिर जैसे जैसे आपके हाथ में पैसा आ रहा है, दैट इज अ टाइम टू गेट इनटू इक्विटी। मैक्सिमम लोग आजकल इक्विटी अवॉइड करते हैं, म्यूचुअल फंड में चले जाते हैं। मार्केटिंग कौन करता है म्यूचुअल फंड की? जिसको म्यूचुअल फंड से कमीशन मिलता है, म्यूचुअल फंड हाउस सबसे बड़े वही हैं। उनके पास में पैसा है, उनके पास में मसल पावर, उनके पास में इन्फ्लुएंसर है, वही लोग आगे बोलते हैं म्यूचुअल फंड बढ़िया है। म्यूचुअल फंड वाकई बहुत बढ़िया है अगर आपके पास उससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। पर म्यूचुअल फंड फिर भी एक अच्छा क्यूरेटेड इक्विटी पोर्टफोलियो उसको बीट नहीं करेंगे। आप स्टैंडर्ड कोई भी लार्ज कैप फंड 5 उठा लीजिए, पब्लिकली अवेलेबल है, उनकी करंट स्टॉक्स क्या हैं, एक्सेल में डाल लीजिए। बोलेंगे इसमें क्या खास है, ये तो वही निफ्टी स्टॉक हैं जो ऊपर नीचे हैं। फ़र्क क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स टिपिकली, मैं इंडेक्स फंड की बात नहीं कर रहा, म्यूचुअल फंड्स को थोड़ी खबर रहती है कि भाई कौन सी कंपनी अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, थोड़ा उसको लाइटन कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, अनलेस कि उनका रेशो डिपेंड है। ETF में तो आपको रेशो के हिसाब से लेना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में थोड़ा वो फर्क पड़ जाता है कि दे आर अहेड ऑफ अस, उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अगर किसी बैंक का बुरा टाइम आ रहा है या चल रहा है तो वो उसमें कम डालेंगे पैसा, हम लोगों को पता नहीं, हम तो उसमें और पैसा बढ़ा देते हैं, ये तो बैंक बहुत डाउन है इसमें और डाल देता हूँ, तो वो म्यूचुअल फंड में एडवांटेज होता है। पर इक्विटी एक्सपोजर आप ले सकते हैं, तो इक्विटी में पैसा डालना अच्छा है, उसमें लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आएंगे। एक पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जिसमें कि आपका पैसिव कैश फ्लो इतना हो जाता है कि आपका घर का खर्चा निकल रहा है, जो कि मैंने आपको 50% पोर्टफोलियो बताया है। जैसे मैंने वो 45-46 पे ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया था, 47, 48 में मैंने इसलिए रिटायरमेंट ले ली थी बिकॉज मेरा पैसिव कैश फ्लो इतना हो गया था कि उससे मेरा घर चल रहा था। इक्विटी वाला पोर्टफोलियो अलग था। दैट इज द फायर नंबर या फायर सिचुएशन। अब आप फाइनेंशियली रिटायर हो सकते हो अगर इतना आप निकाल रहे हैं डेट से, बट दैट शुड नॉट बी योर ओनली पोर्टफोलियो। बाकी जो आपका इक्विटी वगैरह है वो ठीक है, उसके बाद आपकी इच्छा है, अगर आपको थोड़ा अग्रेसिव रहना है, पैसा और ज़्यादा बढ़ाना है, तो आप इक्विटी ज़्यादा रख सकते हैं, उसमें अग्रेसिव रह सकते हैं, उसमें वरना डिफेंसिव हो जाइए। स्टॉक्स भी अग्रेसिव डिफेंसिव होते हैं, म्यूचुअल फंड भी अग्रेसिव डिफेंसिव होते हैं, तो आपकी फिर लाइफ चॉइस है। सो लाइक यू मेंशन कि आपने अपने काफ़ी सारे बड़े एक्सपेंसेस अपनी पैसिव इनकम से करें। व्हाट डज योर पैसिव इनकम मिक्स लुक लाइक? आपने नॉट इवन इन परसेंटेजेस बट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, मोटा मोटा व्हाट आर योर बिगेस्ट सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम स्ट्रीम्स? मेरे पैसिव इनकम के सोर्सेज 3 हैं। एक है बॉन्ड्स, सबसे बड़ा सोर्स वही है। सेकंड बिगेस्ट इज फिक्स्ड डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत लोग आएंगे, पागल आदमी है, फिक्स्ड डिपॉजिट में इतना पैसा कौन रखता है, मैं आई विल कम टू दैट। थर्ड इज डिविडेंड्स, जो स्पेशली आपने थोड़े पुराने स्टॉक्स ले रखे हैं, उन पर डिविडेंड अच्छा आता है। मैं कुछ गलतियां कर चुका हूँ उसमें, मेरे पास काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है जो डिविडेंड देते थे, मैंने उनको बेच दिया था कि सस्ता खरीद लूँगा, उनके दाम 4 गुना हो चुके हैं, अब वो मेरी पकड़ में नहीं आते। जैसे मैंने इंडियन बैंक का एग्जांपल लिया था, अभी उसका डिविडेंड 2.5-3% है। जब मैंने खरीदा था उस टाइम पे तो अभी तो 20% होता उसका डिविडेंड यील्ड। कुछ बसेस मिस करी हैं, सब करते हैं गलतियां, सब करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं गलती नहीं करता। कमिंग बैक टू एफडी, एफडी बहुत लोग गलत मानते हैं, पर एफडी एक बहुत स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रूमेंट है। मैं उसको कहता हूँ इन्वेस्टमेंट मत मानिए। अभी आप किसी से पूछ लीजिए 1-2 सैलरी, जिसका जो रीजनेबली वेल ऑफ है, उसकी 1 या 2 सैलरी मिनिमम सेविंग अकाउंट में होती है। जिसका मान लीजिए 50,000 रुपये सैलरी है, उसका 50,000-60,000 रुपये उसके अकाउंट में रहता है जी। जिसकी सैलरी 3-4 लाख है, उसके अकाउंट में 10-12 लाख रुपया होता है। इकट्ठे डिप्लॉय नहीं करते ना जी। तो अगर वो क्यों होता है, कभी कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाए, खर्चा आ जाए, कुछ आ जाए, तो लोग पड़े रहने देते हैं, उस पर आप 2.5-3% इंटरेस्ट लेते हैं। मैं कहता हूँ कि सारा पैसा वो एफडी में डाल दो, वो प्लस मोर 20-30 लाख 50 लाख जितना अफोर्ड, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वंस यू बिकम रियली सक्सेसफुल इन लाइफ। उसके पहले अमाउंट छोटा भी हो सकता है, पर उस पर आप ओवरड्राफ्ट ले लो। एफडी 7% की तो 9% पे ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। बड़ा अमाउंट है, नेगोशिएट करते हैं 8% पे मिल जाता है। कैन यू आल्सो एक्सप्लेन व्हाट ओवरड्राफ्ट इज?
ओवरड्राफ्ट इज़ अ लोन. ओके. लोन के लिए कोलेटरल चाहिए होता है. तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि एफडी बैंक कैश आपका कैश है, उससे बेटर तो कोलेटरल कोई हो नहीं सकता. तो बैंक कहता है कि मैं आपको 2% ब्याज पे नहीं 7 + 2 9% पे आपको 80% लोन टू वैल्यू रेशियो जो है उतना लोन दे दूंगा. तो आपके सेविंग बैंक के साथ में एक और अकाउंट नंबर आ जाता है आपके ऑनलाइन, जिसको बोलते हैं ओडी अकाउंट. तो अगर आपकी 1 लाख की एफडी है तो 80,000 उसमें आपको बैलेंस दिखेगा. 80,000 को आप यूज करेंगे तो डेली रिड्यूसिंग पे उस पर आपको इंटरेस्ट देना है. कितना देना है? 7 + 2 9. अगर 7% एफडी है तो ठीक है. पर वो पैसा आपको जब जरूरत हो तब मिल जाता है. तो अगर आपकी सैलरी कम पड़ रही है, जरूरत आ गई, तो वहां से उठा लो. 5-7 दिन 10 दिन में सैलरी आ जाएगी, तब वापस कर देना. कंपेयर इट टू नाउ सिचुएशन जहाँ पे आपने 10-12 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया कैश में छोड़ रखा 2.5-3%. जी. ऐसी कई बार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आती है, बड़ी एकदम से कुछ रिक्वायरमेंट आ जाती है. जी. तो लोग इन्वेस्ट ही नहीं करते, पैसा नहीं है अभी अकाउंट में. अगर ओवरड्राफ्ट है वहाँ से निकाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. अंडरस्टूड. तो इसलिए वो स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रूमेंट है. राइट. आई थिंक बहुत लोग लेटली आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस जहाँ पे एफडीज को एक बहुत ही वेल्थ डिस्ट्रक्टिंग टूल की तरह पेंट करा गया. बट आई थिंक दिस हैज़ चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव. मे बी डोंट ट्रीट इट एज अ हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन लुक एट इट एंड यूज इट स्ट्रेटेजिकली इन सम अदर वेज. यस. तो दैट इज अ वेरी नाइस वे टू. उसके लिए और भी फॉर्मेट्स हैं. मतलब कई लोग अकाउंट्स देते हैं, स्वीप इन जैसे है, पर उसमें इंटरेस्ट रेट जो आप लोन लेते हैं उसमें ज़्यादा होता है. यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वैसे मैंने नेगोशिएट कर रखा है FD+1. मुझे 8% पे इंटरेस्ट मिलता है, लोन मिलता है. अंडरस्टूड. सो आपने एक्चुअली मेंशन भी किया था ये चीज़ दैट अब अगले गोइंग इन 2026 सेविंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड यू हैव अ लॉट ऑफ कन्विक्शन फॉर दैट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट टू सेव गोइंग इन 2026? 2026 will require a lot of people to reinvent themselves. Okay. जॉब्स, आपने AI का सुना है, मैं AI में काम करता हूँ. लोग सुनते हैं, स्पेकुलेट करते हैं. मैं डेवलपर हूँ, AI एल्गोरिदम्स पे काम करता हूँ जी. और मैंने AI पे 2005 में काम किया था, उसको AI नहीं बोलते थे. सो मेरे लिए नया वर्ड नहीं है. विल AI टेक ऑल द जॉब्स अवे? नो. विल AI चेंज द वे जॉब लुक? यस, एब्सोल्युटली. तो जिन लोगों ने अपने आप को रीस्किल नहीं किया AI के लिए, उन लोगों को रीस्किल करना पड़ेगा. विल AI रिप्लेस ह्यूमंस? देखिए, ह्यूमन बीइंग तो सबसे सिंपलेस्ट मशीन जो होती हैं, स्क्रू ड्राइवर और हैमर, उनको भी रिप्लेस नहीं कर सकता. AI से क्या लड़ेगा? ट्रू. बट कहीं ना कहीं पे लोग रोड पे आ जाएंगे AI के अगेंस्ट. US में आने लग गए हैं. तो AI विल बी एन एम्पावरिंग टूल. जिस फॉर्म में AI आज बेचा जा रहा है वैसे नहीं बिकेगा. लोगों को रिइन्वेंट करना पड़ेगा, अपने आप को सीखना पड़ेगा, जॉब्स की नेचर चेंज होंगी. तो लोगों को रिइन्वेंट करना पड़ेगा. 2026 लिए इंपॉर्टेंट है. बहुत जॉब लॉसेस गलत वर्ड है. जॉब्स चेंज होंगी, कुछ नई क्रिएट होंगी, कुछ पुरानी जाएंगी. एक ट्रांजिशन है वो. हाँ. राइट. तो जैसे बीच में क्लाउड आया था, जब AWS Azure, जी, तो सब लोग परेशान थे, अरे डेटा सेंटर खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. यार उसमें जॉब बढ़ गए हैं, स्पेशलाइज जॉब्स आ गए हैं. अभी AWS एक्सपर्ट, Azure पर एक्सपर्ट मानता है लोग. जी. अभी लोग को स्क्रीन्स वाली जॉब खत्म हो गई. जैसे स्क्रीन पे बैठ के लोग देखते रहते थे. इंडिया फेमस क्यों हुआ था? L1 L2 ऑपरेशंस टाइप की चीज़ें थी, या बिल्कुल नॉक मॉनिटरिंग होता था उस टाइम पे. जैसे एग्जांपल की एक बड़ा सिस्टम है, तो उसके मॉनिटर ऐसे स्क्रीन पे चलते थे. उसमें दिखता रहता कि रेड, एम्बर, ग्रीन. रेड हुआ तो US में किसी को फ़ोन कर दो. तो बहुत बेसिक जॉब होते थे. मतलब लिटरली कॉस्ट होती थी $2.5 पर घंटा ह्यूमन बीइंग की उस टाइम पे, और US से मिलता है $10-15 घंटा. आर्बिट्राज बहुत स्ट्रॉन्ग था. इंडिया स्टार्टेड विद दैट इन टर्म्स ऑफ IT ऑपरेशनली. फिर धीरे धीरे वो प्रोग्रामिंग में चेंज होता है, बढ़ता गया. तो अब वो जॉब फिर से चेंज होने वाले हैं. ओके. तो इसलिए 2026 इंपॉर्टेंट है. जिन लोगों ने अपने आप को चेंज नहीं किया, जैसे एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टाइप के कॉन्सेप्ट. मैं IT का ज़्यादा करता हूँ, मैं IT बैकग्राउंड से हूँ. यू कैन रिलेट टू ऑल डोमेन्स हियर. अब जैसे एग्जांपल है, आप आज की तारीख में आप अपने आसपास देखेंगे तो नॉन IT इंजीनियर जो IT में काम नहीं कर रहा मिलेंगे ही नहीं आपको. आप ढूंढ के बताइए कौन सा मैकेनिकल इंजीनियर, कोई फ्रेंड जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जॉब में काम कर रहा है? एक्चुअली नन. कोई केमिकल इंजीनियर जो केमिकल इंजीनियरिंग में काम कर रहा है. इसलिए इंडस्ट्री की हालत भी खराब है. वहाँ पे इंजीनियर्स ही नहीं बचे, सब IT ने खींच लिए. हर किसी को CS चाहिए. हाँ, बहुत बड़ा. अब लोगों को चाहिए CS+ AI चाहिए अब. सो वो चीज़ें चेंज होंगी. पर 2026 में रीडिफाइन होगा. मैन्युफैक्चरिंग वापस आ रही है. गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है. मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रही है. इंडियन गवर्नमेंट का मैक्सिमम आप देखेंगे फाउंडेशन लेवल पे काम चल रहा है. टाइम लग रहा है, लगेगा. इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, उसका इंडस्ट्री आएगी तो फिर से मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स आएंगी.
और उसके बाद में वाइट कॉलर जॉब्स भी फिर से बढ़ेंगी. पर इस फेज में रीइन्वेंट करना पड़ेगा. रिजर्व्स होने बहुत ज़रूरी हैं. रिजर्व्स भी मतलब हार्ड रिजर्व्स. व्हेन इट कम्स टू द स्टॉक मार्केट, लमसम वर्सेस SIP का एक डिबेट कहीं ना कहीं रहता है लोगों का. बिकॉज आई नो दैट हम मार्केट को टाइम नहीं कर सकते. सो आई पर्सनली फील लाइक कि आई एम इन फेवर ऑफ SIP. व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? Between the two different modes of how you can invest, what do you prefer? कंट्रोवर्शियल आंसर है, मैं SIP के अगेंस्ट हूँ. Okay. अब मैं उसको क्वालिफाई करता हूँ. SIP इज बेटर देन नॉट डूइंग इट. अगर आप एक्सपर्ट नहीं है या आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो SIP बहुत बढ़िया चीज़ है. Okay. वेल्थ क्रिएट हो जाती है. दो राय है ही नहीं. अगर मार्केट या इकोनॉमी डिफ्लेशन में नहीं जा रही है, जापानीज मार्केट 20-30 साल तक डिफ्लेशनरी कंडीशन में थी, अगर हम वैसा नहीं होते हैं, जो कि शायद नहीं होंगे, तो SIPs विल क्रिएट वेल्थ. प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब मार्केट अभी हाईज पे है तो आप हाईज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जब लोज पे होगी तो आप लमसम नहीं डालोगे. पैसा तब बनेगा जब आप बाय लो सेल हाई, ऐसे पैसा बनता है ना. तो जब अगर मार्केट 20% करेक्शन देती है, अगर आप तब SIP 5-6 एक्स्ट्रा डाल देंगे अमाउंट, तब ठीक है. वरना जब मार्केट, अब कल मिड कैप और बैंक निफ्टी दोनों ने ऑल टाइम हाई बनाया था, पर वो रफली 1 साल पुराना लेवल भी है. बैंक निफ्टी का शायद थोड़ा ज़्यादा है. निफ्टी 1 साल से वही है, हाई पे है, बट वही है ना 1 साल पहले था. तो आप सेम दाम पे 12 महीने से पैसा लगा रहे हैं. पर बीच में कुछ लॉस भी आए थे निफ्टी के, करीब 15% मार्केट गिरी होगी रफली. उस टाइम पे भी आप SIP में एक ही किस्त डाल रहे हैं, तो लो पे आपने फ़ायदा नहीं उठाया ना. तो कई बार क्या होता है कि जो लोग ट्रेड और इन्वेस्ट दोनों करते हैं, नॉलेज रखते हैं, उसमें एक फिलॉसफी होती है, जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे उस पर आप ट्रेड करो, और जो गिरा हुआ है पर फंडामेंटली बहुत स्टॉक है, अगर आप टाइम नहीं कर सकते कितना और गिरेगा, उसमें आप इन्वेस्ट करो, तब आपका गेन बढ़ जाता है. अभी अगेन मैं फिर से रामदेव अग्रवाल जी को बहुत फॉलो करता हूँ, उन्हीं की बात बोल रहा हूँ. तो ऐसे बोलते हैं कि जो स्टॉक मान लीजिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, पेडिग्री स्ट्रांग है, पता है फाउंडर स्ट्रांग है, कहीं जाएगा नहीं, जब वो 50% डाउन 60% डाउन होता है, तो अगला 20% तो बहुत आसान है. जो स्टॉक 50% गिरा है उसको 100% ऊपर जाना है. हाँ. अच्छा, एक मजे क्या बताता हूँ आपको, इसमें लोग गलत समझते हैं. अगर एक स्टॉक 7 बार नीचे गिरा है अंदाजन 50% डाउन जाने के लिए, अंदाजन 7 या 8%, 5% नीचे जाके, तो आपको लगेगा कि उसको बहुत ऊपर जाना है, बहुत टाइम लगेगा, राइट? एग्जैक्टली उतने स्टेप्स ऊपर लगते हैं. इफ इट फेल 7 times 50% डाउन जाने के लिए, 7 स्टेप्स 5% ऊपर के लिए आप फिर से पहुंच जाएंगे 100 पे. एक्सेल में लोग मैथ्स करते नहीं है. इसमें तो फॉर्मूला है, एक्सेल कोई भी कर सकता है, करके देख लीजिए. एक शायद किस्त एक्स्ट्रा लगेगी थोड़ी सी, कुछ 100-200 रुपये कम पड़ जाएंगे टाइप. 7 स्टेप नीचे आओगे तो 7 स्टेप ही ऊपर जाना है सेम नंबर पे. पर वेल्थ गिरी थी आपकी 50%, बढ़ेगी 100%. तो बाद में मोतीलाल की, रामदेव अग्रवाल की बहुत पसंद इसीलिए आई थी कि अगर 50% गिरा, 100 तक मत वेट कर यार, 70 पे निकल जा, तूने तो 20 कमा लिया. ट्रू, वेरी ट्रू. मतलब 20 या 40 ही हो गया वो इफेक्टिवली. अगर 50 का आपने 70 पे बेच दिया तो उनकी बात बड़ी अच्छी लगी. आई थिंक वही है ना, दिस पेशेंस वाला पार्ट ऑफ सिटिंग थ्रू एंड वेटिंग विद दैट वन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी और दैट स्टॉक, उसको ट्रस्ट करना, इतना कन्विक्शन रखना कि मैं 7 करेक्शंस का या 7 जो भी वो पिवट्स का वेट करूंगा, इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ अस. वेट करने की जरूरत नहीं होती है. टाइमिंग आप नहीं कर सकते. जब लगे ठीक ठाक लेवल आ गए तब ले लो. आप फ्रेंकली टाइम बॉटम को नहीं कर सकते. ट्रू. क्योंकि जो नीचे जिस स्पेस पे गिरा ना, उससे ज़्यादा स्पेस पे ऊपर भागेगा. राइट. टाइमिंग नहीं कर सकते मार्केट की, स्टॉक की भी नहीं कर सकते, मार्केट की भी नहीं कर सकते. अब आई थिंक हमने वेल्थ क्रिएशन वाले बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करा है. आई हैव वन क्वेश्चन टू यू. यू नो, लेट्स जस्ट से कि समवन इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट वेरी लेट इन लाइफ, जहाँ पे उन्होंने गलतियाँ कर ली हैं, राइट? उन्होंने दे मेड फाइनेंशियल मिस्टेक्स, अब कुछ तो खिचड़ी बन चुका है. व्हाट डू यू थिंक आर द करेक्टिव मेजर्स दैट वन शुड टेक आफ्टर दे मेड फाइनेंशियल ब्लंडर्स? एक तो आपने सबसे बड़ा लूज़ किया है, पैसे से ज़्यादा टाइम फ्रेम लूज़ किया है. तो कंपाउंडिंग वाला पार्ट आपको भूलना पड़ेगा. ओके. मतलब यू कांट कंपाउंड लाइक वॉरेन बफे एट दिस एज. बिकॉज आप 70-80 की एज तक तो क्या कंज्यूम करोगे? दवाइयाँ कंज्यूम कर रहे होंगे मोस्टली उस टाइम पे, जिस हिसाब से देश में पॉल्यूशन है इस टाइम. राइट. तो वाला पार्ट आपको इग्नोर करना पड़ेगा. यू हैव टू टेक अ हार्ड स्टेप कि भाई दिस इज नॉट गोना हैपन.
दूसरा, आप अब डबल स्पीड पे नहीं भाग सकते. जैसे एग्जांपल, अगर आप मैराथन भाग रहे थे 42 किलोमीटर की, उसमें से आपने पहले 30 किलोमीटर स्लो भागे हैं, तो अगले 12 किलोमीटर आप डबल ट्रिपल स्पीड भाग के कवर नहीं कर पाओगे. मतलब पैर में दर्द हो जाएगा, मसल्स जवाब दे जाएंगे. तो कर लोग वही रहे हैं जो FNO खेल रहे हैं, बिटकॉइन खेल रहे हैं, या बहुत स्मॉल कैप खेल रहे हैं, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए सडनली. दे हैव रियलाइज लेट इन लाइफ कि भाई दे आर बिहाइंड देयर गोल्स एंड दे हैव लॉस्ट ईयर्स एंड दे डोंट हैव मच लेफ्ट. बट पैसा उतना नहीं है, खर्चे बढ़ गए हैं. जैसे एग्जांपल, किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस लेके चल रहा है कोई दिमाग में, भाई बच्चा कहता है 10 लाख की फीस है 1 साल की कॉलेज की, उसकी तो बैंड बच जाएगी. कहाँ से लाएगा? बिल्कुल. तो अग्रेसिव लोन्स लिए, लोन वापस करने हैं, लोन ले लिया, अब किस्त ज़्यादा आ रही है, तो वहीं पे लोग डेस्परेट हो जाते हैं. वो नहीं करना है. दूसरा, उस टाइम पे जब आप रियलाइजेशन आ गया है, तो कम से कम बड़े घर बड़ी गाड़ी वाला एस्पिरेशन को कंट्रोल कर लो. पीयर प्रेशर वाले को स्पेशली कंडेंस कर लो. डोंट लिव अ बैड लाइफ. फ्रूगल लाइफ ऐसी कोई जरूरत नहीं. गुड लाइफ बट कंटेन्ड लाइफ. कंटेंटेड एंड कंटेन्ड. उतना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. पैसा बच जाएगा बहुत सारा EMIs में. अगर ब्लॉक्ड एसेट्स है रियल एस्टेट के, जिसमें कोई कैश फ्लो खास नहीं आ रहा, 2 करोड़ का घर है, 25-30 हज़ार रुपये रेंट आ रहा है, क्या मतलब है? 1 लाख रुपये तो FD में इंटरेस्ट आ जाएगा. तो उसको मोनेटाइज कर लो. बहुत एक्सपेंसिव घर में रह रहे हो तो एक लेस एक्सपेंसिव में मूव कर लो, मोनेटाइज कर लो, उसको रेंट पे चढ़ा दो. बट इस स्टेज पे सब, अगर आप 40-45 की बात कर रहे हैं, राइट? अब जो आप एसेट खरीदेंगे, गो फॉर A, एप्रिशिएटिंग एसेट, एंड B, कैश फ्लो जनरेटिंग एसेट्स. दोनों चाहिए. कैश फ्लो इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक एप्रिशिएटिंग एसेट्स आपको फिर भी you can think of anything as that, but cash flow is really important. आप 45 पे 70 की प्लानिंग नहीं कर सकते ना. कि उस टाइम पे मेरा बढ़ जाएगा. आपको पैसा तो कंज्यूम अभी करना है ना. अगले 5-10 साल 15 साल में एक्सपेंसेस रियल हैं. वेरी ट्रू. 50 का तो एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे. ये कि लाइफ की आयरनी है, लोग 50-60 पे खर्चेंगे के लिए जब जोड़ते हैं तब एक्सपेंस कम हो जाएंगे. वेरी ट्रू. पेरेंट्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, बच्चे अपना कमाने लगेंगे. आपकी भी एस्पिरेशंस जो हैं, कितने घर कितनी गाड़ी ले लोगे, फॉरेन ट्रिप कितने मार लोगे, राइट? और एनर्जी लेवल कम हो जाता है जी. उसके बाद तो मतलब खर्चा 50-55 के बाद में रियलिस्टिकली कम हो जाएगा. जिन लोगों ने 40s में अच्छी लाइफ जी है, वो 50s में अच्छी जिएंगे. जिन लोगों ने 30-40s में बहुत फ्रूगल रहे हैं, बचाया है, वो नहीं कर पाएंगे एंजॉय 50 में. You're right. Understood. So hopefully the intent with asking that question was that ये conversations हम अब कर रहे हैं, that this wasn't available to people 30 years back. So there has to be some way that people can start correcting their financial mistakes. So I think this is a good सिर्फ ये advice. एक दिमाग में ना जो फितूर है लोगों का कि रिटायर रिच, जो लॉजिक ही नहीं है जी. अब जितने हमारे रिटायरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्रोविडेंट फंड है, पर्सनल प्रोविडेंट फंड है, उसको लोग एक्सटेंड करते रहते हैं. बहुत सारी और स्कीम्स हैं, इसकी पॉलिसीज़ हैं जो कि यूलिप टाइप की, और ग्रेचुटी से कुछ तो कन्वर्जन हो जाते हैं, आपको हर महीने किस्त आएगी. मेरे पास एक भी नहीं है. एक भी नहीं है. PF था, वो भी निकाल लिया है अपना. वाइफ का नहीं निकाला है, वो निकाल लेंगे वो भी जी. पर मतलब सेंस क्या है? मैक्सिमम लोग, आप कभी भी पोल करके देखना, जितने लोगों ने PF विड्रॉ किया अराउंड 60 रिटायर, 58-60 रिटायर होने के बाद में PF विड्रॉ किया, उससे घर खरीदा होगा, EMI चुकाई होगी, गाड़ी खरीदी होगी, या बच्चों का एजुकेशन लोन चुकाया होगा, और कुछ नहीं किया होगा. मतलब वो अपने एक्सपेंस, अपना एस्पिरेशन वाला एक्सपेंस नहीं होता है उस टाइम पे लाइफ में. ये पैसा जो जोड़ने वाला है ना, तो ये सारे जो स्कीम्स हैं PF गलत नहीं है, बट ये ना आप इफेक्टिवली गवर्नमेंट को एक सॉफ्ट लोन दे रहे हो. राइट. आई थिंक हम बहुत सारी चीज़ों को टच करके आ गए हैं, बट नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट यू फॉर अ लिटिल बिट. आपकी you've talked about your wealth creation journey, so now then can we talk about what your net worth is and what does your asset allocation look like? Net worth is a tricky question. I usually don't want to talk about it. I'll say 2 things. For a reasonable life, for a person like me जिसका बहुत लाइफस्टाइल लैविश नहीं है, 5-6 करोड़ के आसपास बहुत होता है आज के टुडेज टाइम वैल्यू मनी में. मैं उसको आसपास हूँ, उससे क्रॉस कर लिया है. ओके. एसेट एलोकेशन की बात करें तो मैंने आपको 50-50 का एग्जांपल दिया था. मैं उस तरफ आ चुका हूँ. मेरा 50% के आसपास डेट में जा चुका है ऑलरेडी. मुझे पैसिव कैश फ्लो चाहिए. आज की तारीख में ये अगेन, अगर आप चार्ली मुंगर को, अब तो उनकी डेथ हो गई, अगर आप फॉलो किया है, जो वॉरेन बफेट के पार्टनर थे बर्कशायर हैथवे में, मैं उनको बहुत फॉलो किया, उनसे सीखी ये चीज़.
चार्ली मुंगर कहते हैं कि वॉरेन बुफे एंड वो किसी भी ऐसे इक्विटी में पैसा नहीं लगाएंगे जो डिविडेंड नहीं देती। ओके, डिविडेंड नहीं देती। हाँ, उनको डिविडेंड चाहिए, मुझे भी चाहिए। पैसिव इनकम, पैसिव इनकम ने उसने एग्जांपल लिया चार्ली मुंगर ने कि यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी, उसको आप 10 रुपया डालो, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, बढ़िया है, एंड सडनली एक दिन वो 40 से फिर 10 आ गया या 20 आ गया, आपका तो वो टाइम फ्रेम लूज हो गया ना, वो पैसा टाइम वापस नहीं आएगा। अगर वो डिविडेंड भी दे रही है, डिविडेंड यील्ड तो बढ़ती जाएगी हर ईयर, जो आपका नेट डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड आपकी तो पे आउट रेशियो से निकल जाएगी ना, तो कम से कम कुछ पैसा तो आया आपके पास में, मतलब उसकी वैल्यूएशन चाहे जो भी हो, एटलीस्ट आपके पास वो डिविडेंड का इनकम है, डिविडेंड तो आ रहा है ना, और वो उस कैश फ्लो को आप रीइन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए पैसिव कैश फ्लो से होता क्या है कि पैसिव कैश फ्लो में आपका सारा खर्च नहीं होगा, आपको उस स्टेज पे पहुंचना है कि जितना चाहिए उससे ज़्यादा आ रहा है, जो बच गया उस दिन उस महीने जो अच्छा एसेट अवेलेबल है एट अ थ्रो अवे प्राइस, आप उसमें डालिए। जो आपको थोड़ी पहले बोल रहा है कि SIP वाली थ्योरी में एग्जांपल, आज अगर मान लीजिए गोल्ड 20% गिरा हुआ है फ्रॉम इट्स पीक, आप उसमें डाल दीजिए। अभी सिल्वर दिवाली में 25% गिरा था, 25,000 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये के आसपास पर केजी गिरा था दिवाली पे, तो मे बी दैट वाज अ गुड टाइम, हो सकता है और गिर जाए। आज की तारीख में आप स्टॉक मार्केट खोल के देखिए, दिग्गज शेयर कोई ना कोई तो मिल जाएगा जो 50% लो पे होगा। एशियन पेंट्स को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था 6 महीने पहले, लिटरली 40-50% डाउन था पीक से, अभी कल उसे शायद ऑल टाइम हाई मारा है। जिस दिन कोई ऐसा शेयर जो कि मतलब हिंदुस्तान से जाने वाला नहीं है, वो ऐसे मिल जाए उस दिन ले लीजिए, पर उसके लिए आपको पैसिव इनकम से कैश फ्लो चाहिए। एक्टिव इनकम प्लस पैसिव इनकम मिला के नेट इनकम शुड बी हाई। अंडरस्टूड। गोल शुड बी टू इंक्रीज इट। या आई थिंक अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन एंड अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, बट व्हाट डू यू थिंक, आप क्या चाहते हो ऑडियंस इस लंबे से पॉडकास्ट को देख के एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट टेक अवे लेके जाए अपने साथ? रिस्क लीजिए। बहुत लोग रिस्क नहीं लेते हैं। रिस्क दो तरह के होते हैं, दो तरह के। जो करियर शुरू कर रहे हैं पैसा नहीं है, रिस्क क्या लेंगे जी, वो रिस्क लेंगे भी तो थोड़ा सा ही लुटेगा, पर आपके पास आगे पूरे 20-30-40 साल उसको रिकवर करने के लिए। राइट। जैसे मैंने आपको 50-50 बोला, वो क्यों बोला मैं? मेरी अब एज इतनी नहीं है कि मैं बहुत पैसा लुटा दूं और रिकवर कर लूं। व्हेन यू आर 25-30 आप रिकवर कर सकते हो। रिस्क लो। रिस्क डजंट मीन जुआ खेल रहे हो, रिस्कियर एसेट्स ले सकते हो। Understood. I think a lot of insights from this conversation. So thank you so much. And I really hope that after watching this podcast, people actively start planning for their finances, क्योंकि वो इतना difficult है नहीं जितना बनाया गया है, and B, they start working on their passive income streams. Absolutely, and thank you for having me. Just like last thought ये है कि ChatGPT, Perplexity अब तो एयरटेल फ्री दे रहा है, उन्होंने लाइफ इतनी ईजी बना दी, आपको कोई टीचर भी नीचे सिखाने के लिए। Right. मतलब use AI for filling this knowledge gap. And this is coming from an AI developer, so you know that you can back your claims. Absolutely. Thank you so much, sir, for this conversation. Thanks for having me. And you too. I hope आपको ये conversation पसंद आया हो। आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी on the next episode of the Network Show. So take care until then. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.